अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाजरीन, एक नए एपिसोड के साथ, एक नए गेस्ट के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका तारुफ आपको करवाती जाऊं। आमिर ज़हूर खान साहब ट्रेनर हैं और कंसल्टेंट हैं। नाजरीन, ट्रेनिंग हमारी फील्ड में बहुत अहमियत रखती है। किसी भी फील्ड में हो, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में हो, अगर हमारी ट्रेनिंग होती रहती है तो हम बहुत परफेक्शन के साथ काम करते हैं। इस सब के साथ साथ बताती चलूं, आमिर ज़हूर खान साहब ने, इनकी टीम ने प्रॉपर्टी की दुनिया में एक ऐसा रेवोल्यूशन, एक ऐसा नया काम किया है जो आज से पहले हमें देखने को नहीं मिलता। आइए जानते हैं आखिर वो क्या काम है, कैसे शुरू किया, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? वेरी वेल, थैंक यू। सर, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, प्रॉपर्टी की दुनिया में एक नया काम आपने शुरू किया है। पहले चीज़ें इतनी सिस्टमेटिकली नहीं चला करती थी। प्रॉपर्टी का काम अगर हम देखें तो बड़ा चल सो चल होता है कि बस आए, प्लॉट खरीदा लोगों ने और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन आप लोगों ने एक नई जिद्दत इख्तियार की है, उसके बारे में थोड़ी हमें डिटेल बताएं। जी बिल्कुल। मेरा ताल्लुक बेसिकली द ए टीम से है। मैं इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। ठीक है। और ए टीम जो है ये मास्टर डीलर है फॉर अल जलील डेवलपर्स। ठीक है। हम लोग सिर्फ अल जलील डेवलपर के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं को डील कर रहे हैं। ओके। हमारा दफ्तर DHA लाहौर में है। फ़र्क जिस तरह आपने बताया हमारा बाकियों से ये है कि हमने एक बिल्कुल नया स्टार्ट लिया है, जो कि अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमने अपने पूरे दफ्तर को एक ऐसी जिद्दत और ऐसा एक नई किस्म की डायमेंशन दी है जिससे हम लोग मुख्तलिफ हैं बाकियों से। अच्छा। वो क्या है? इसमें हमारे पास कॉल सेंटर है। ओके। हम बाकायदगी के साथ, हमारा एक डिपार्टमेंट है जो सोशल मीडिया को डील कर रहा है। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास सेल्स टीम का लोग बैठे हुए हैं, हमारे पास अकाउंट्स है, हमारे पास बाकायदगी के साथ एक एक्सटर्नल और इंटरनल सेल्स टीम चल रही है। लेकिन क्या फ़र्क है, इनके साथ बावजूद भी हम एक सर्विस क्वालिटी दे रहे हैं, हम कस्टमर सर्विस दे रहे हैं अपने कस्टमर को। सो कस्टमर को ना सिर्फ हमारा काम है कि एक फाइल या एक प्लॉट देना, बल्कि उसको हैंड होल्डिंग करना और उसको एंड तक लेके जाना जहां उसकी मुकम्मल सेटिस्फेक्शन हो जाए। अच्छा, हम आपसे कुछ फेजेस डिस्कस करना चाहेंगे। प्रॉपर्टी खरीदने के बहुत सारे फेजेस होते हैं। किस फेज में आप लोगों की जो कंपनी है, ए टीम, वो कस्टमर को थामती है, संभालती है और फिर आगे कहां तक जाती है? फर्स्ट फेज तो वो है जब वो हमारे पास आया है और उसने हमसे एक प्लॉट या एक फाइल खरीदी है। उसकी प्रोसेसिंग से लेके उस वक्त तक, जब तक उसके पास उसकी फाइल वापस नहीं आ जाती और वो अपनी फाइल का एक बाकायदगी के साथ ओनर नहीं बन जाता। जब वो ओनर बन जाता है तब भी अब उसका ताल्लुक जो है वो डेवलपर के साथ है। उसने उसकी एक साथ पे करनी, उसने उसकी जो भी डेवलपमेंट है उसको देखना है। हम उसकी उस वक्त भी हेल्प कर रहे होते हैं। बीच में हमारे कई प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं जो हम कर रहे होते हैं, जिसका हम उसको मधु करते हैं और उसको बताते हैं कि ये जो जगह है ये यहाँ तक डेवलप हो गई है और उसको नए नए प्रोजेक्ट्स और भी उसकी आगाही भी देते हैं। ठीक है। इस सब के साथ साथ ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी का भी काम आपका चल रहा है, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, ये चीज़ मैं असल में मेरा तारुफ थोड़ा सा ये है कि जी मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री में 1983-84 में मैं आ गया था और मैं 2010 तक बैंकिंग में रहा हूँ। बैंकिंग के अंदर भी मेरा एक शोबा है जो सेल्स के अलावा रहा, वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट था। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर मुझे एक पैशन भी था, एक इंटरेस्ट भी था और उसको फिर मैंने जब बैंकिंग को छोड़ा तो मैंने उसको अपना लिया कि मैं अब अपना काम करूँगा और उस अपने काम में मैंने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को चूज़ किया। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ। एक तो जेनेरिक ट्रेनिंग्स हैं जो कि मैं इम्पार्ट कर रहा हूँ डिफरेंट कॉर्पोरेट्स के साथ, पाकिस्तान गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ, पंजाब के हैं उनके साथ कर रहा हूँ, एकेडमियाज में कर रहा हूँ। लेकिन इसमें भी जो मेरे पास मास्टर सर्टिफिकेशन है जो मैंने पाकिस्तान से बाहर से हासिल की, उसमें नेगोशिएशन स्किल्स यानी सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। उसके अंदर कस्टमर सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट और वर्क लाइफ बैलेंस है। ये मेरे चेरी ऑन द केक आप कह सकते हैं कि ये वो प्रोग्राम्स हैं जो मैं इम्पार्ट कर रहा हूँ। और इसमें मुझे गाए मधु किया जाता है। एज ए गेस्ट स्पीकर भी मैं जाता हूँ, एज सेमिनार कंडक्शन के लिए भी जाता हूँ और ये मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। ट्रेनिंग हर फील्ड के लिए, जैसा मैंने स्टार्ट में कहा, बहुत ज़रूरी होती है।
آپ جو ٹریننگ دیتے ہیں کیا سوچتے ہیں کس واک آف لائف میں کہاں کہاں استعمال کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے مجھے دو طرح کی ٹریننگز اگین میں آپ کو اس میں بتاؤں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جن ڈپارٹمنٹس میں جا رہا ہوں, آپ ٹریننگ جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ اٹ ہیز بیکم اے ویری امپورٹنٹ پارٹ اینڈ پارسل آف لائف, اور ٹریننگ جب تک کارپوریٹس یا ادارے نہیں کرائیں گے وہ آگے نہیں جا سکتے. ایز اے سینئر, یا میں آپ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے شاید 35-40 سال انڈسٹری میں لگائے ہیں, بینک کی بات کرتا ہوں, تو بینک کے اندر بھی ہمیں دو طرح کی ٹریننگز ریکوائرڈ ہیں. ایک وہ بینکنگ سکلز جو کہ بینکرز کو گاہ بگائی چاہیے, مجھے ان کے ساتھ اپنے آپ کو بھی اپڈیٹ رکھنا پڑتا ہے, چاہے وہ نو یور کسٹمر ہے, چاہے وہ اینٹی منی لانڈرنگ ہے, چاہے وہ آپریشنل سائڈ ہے, چاہے وہ ہماری کریڈٹ سائڈ ہے. لیکن ساتھ ساتھ ان کو سافٹ سکلز کی ڈیولپمنٹ بھی چاہیے. تو اس ڈیولپمنٹ کے لیے جو میں نے آپ کو ابھی 4 پروگرام بنائے, مجھے وہاں پہ بلایا جاتا ہے. عام طور پہ کمپنیز ایک TNA کنڈکٹ کرتی ہیں, اس کا مطلب ہے ٹریننگ نیڈ انالیسس, یہ ان ہاؤس ہی ہوتا ہے. اس کے اندر ان کو یہ پتا لگ جاتا ہے کہ ہمارے کس ٹیئر کو کس قسم کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہم لوگ وہاں ان کی کبھی کچھ اداروں میں ہیلپ بھی کرتے ہیں, اور پھر ہم اس ٹریننگ کو پکڑتے ہیں اور ان کے لیے کسٹمائز کر کے ان کو دیتے ہیں. اچھا, آپ ڈفرینٹ اداروں میں کام کرتے ہیں, جیسے بینکس ہو گئے, ریسٹورانٹس ہو گئے, آپ کے FMCGs کے علاوہ آپ کی جتنے یہ بڑے بڑے برانڈز ہیں ان کی ٹریننگز ہیں. اچھا, سب سے پہلے جاننا چاہوں گی, ریسٹورانٹس کو ڈسکس کرتے ہیں, تھوڑا لوگوں کا لیول آف انٹرسٹ بھی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. ریسٹورانٹس میں آپ کو کیا لگتا ہے کون سے کارنرز ہیں جہاں سب سے زیادہ ویک ٹریننگ ہوتی ہے؟ دیکھیے, ہمارے پاکستان کے اندر ماں سوائے جو 5 اسٹار فیسیلیٹیز سو کالڈ جن کو آپ کہتے ہیں, یہاں تک تو ٹھیک ہے, لوگوں کو ٹریننگ بھی ملتی ہے, لیکن علاوہ اس کے جو نیچے وہاں سروس کا فقدان ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہاں تک آنا چاہیے ایک ویٹر کو کہ وہ اگر سرونگ کر رہا ہے تو اس کو کس سائڈ سے آ کے سرونگ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کے ویٹر کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس نے اگر پلیٹ جو ہے اٹھانی ہے تو پوچھ کے اٹھانی ہے کہ اگر اپنے کھانا کھا لیا تو میں اٹھا لوں, وہ خود ہی اٹھا دے گا آ کے. ٹھیک ہے جی, اس طرح کی چیزیں ہیں جو ریسٹورینٹس کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ کرتی ہیں. اور ہمارے پاس کچھ ریسٹورینٹس ایسے ہیں, لاہور میں ہیں, کراچی میں ہیں, جہاں ہم جا رہے ہیں اور وہاں جا کے ان کے سٹاف کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کا کسٹمر آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے. لائلٹی کیسے, کھانے کے علاوہ, کھانا تو ہے ہی, کھانا تو گراس روٹ میں بھی ملتا ہے, نہاری بھی ملتی ہے, وہ کھانا وہ ایک اور چیز ہے. لیکن اگر آپ پراپر ریسٹورینٹ میں فائن ڈائننگ کے لیے گئے تو وہاں آپ کو ادب آداب جو ہیں ان کے سٹاف کو آنے چاہیے. بالکل آنے چاہیے. اچھا, ہمارے ہاں کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لو, ایک کام بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم گھر سے اگر جھگڑ کر آتے ہیں تو ہم آگے بھی تھوڑا آف موڈ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ یہ چیز کتنی زیادہ ادر کنٹریز میں ہوتا نہیں ہے ایسا, ہمارا کچھ فیملی سسٹم ایسا ہے, شاید اس وجہ سے یہاں زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے. میں ایک پروگرام سے آپ سے بھی بات کی تھی, ورک لائف بیلنس, اس کو ہم سٹریس مینجمنٹ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہو یہ رہا ہے کہ کچھ اداروں کے ساتھ ہم نے کام کیا, میں ان کا نام نہیں لوں گا, لیکن وہاں ان کو شکایت تھی اپنے سٹاف کے ساتھ کہ, اور اس میں خاص طور پہ ہمارے گورنمنٹل ادارے جو ہیں وہ زیادہ ہیں اس میں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جی, اس میں کیا ہو رہا ہے, اس میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلے, گھر کے اندر کوئی پریشانی تھی, اسپاؤس کے ساتھ لڑائی ہو گئی یا کچھ بھی ہوا, اور وہ دفتر تشریف لائے موصوف, دفتر آ کے وہی کالز ان کو آ رہی ہیں, کسٹمر کو وہ صحیح طرح اٹینڈ نہیں کر پا رہے. اب کسٹمر دو طرح کے ہیں, ایک انٹرنل کسٹمر ہے جو میرا کولیگ ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اور ایک ایکسٹرنل ہے جس نے باہر سے آنا ہے. اچھا, یہ کائنڈز آف کسٹمر آج ہمیں پتہ چلی ہے. 2 types of customers. Internal customer is your colleague, and the external customer is who's coming for some service. اب یہ چین ہے. اگر آپ کا موڈ آف ہے, آپ نے صحیح طرح کنوے نہیں کیا کہ مجھے آپ سے کام تھا, تو وہ کسٹمر کیا سرو ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. سو ہم اپنی جو مصیبتیں یا پرابلمز ہیں یا لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ گھر سے اٹھا کے دفتر میں لے آتے ہیں. اس کی کوئی ٹیکنیک ہے آپ کے پاس کہ ہم کوئی ایسی ٹیکنیک ہو جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو, کہ کیا ایسا کیا جائے جو اس طرح کا کام نہ ہو؟ دیکھیے, یہ ہم کچھ اپنی ورکشاپس کرتے ہیں, اس کے اندر آپ کو سیلف ریلیکسنگ, کچھ آپ کے ایٹیچیوڈ کو بلڈ اپ, ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر کچھ ایسی چیزیں ہیں. بیہیویئر آپ ایک سیٹ آف بیہیویئر آپ چینج کر سکتے ہیں. ایٹیچیوڈ ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ آپ پلے بڑے ایک ماحول میں رہے, اس کو چینج کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ایٹیچیوڈ از اے فکس تھنگ اینڈ بیہیویئرز آر نارملی ویریبلس. آپ مجھے کہہ سکتے ہیں بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں اپنا بیہیویئر اچھا رکھنا, بٹ میرا جو بلٹ ان ایٹیچیوڈ ہے نا جی, وہ اتنے آرام سے چینج نہیں ہوتا, اوور دا پیریڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری کوشش اور ٹریننگ میں یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ ٹیکنیک سکھاتے ہیں, کچھ آپ کو ریلیکسنگ ٹیکنیک سے سکھاتے ہیں, تاکہ آپ اس کو فالو کریں اینڈ یو اسٹارٹ بیکمنگ اے بیٹر ہیومن. اچھا, جب آپ اسٹوڈنٹس کی
मोटिवेशन के सेशंस में जाते हैं, तो क्या वे ऑफ मोटिवेशन होता है, स्टूडेंट को मोटिवेट कैसे करते हैं? देखिए, मैं अब अनफॉर्चुनेटली मैं पाकिस्तान से बाहर भी पढ़ा हूँ, पाकिस्तान में मैं पढ़ा भी हूँ और पाकिस्तान के अंदर मैंने कुछ पढ़ाया भी है। मैंने एक चीज़ यहाँ नोट की है कि देखिए, एजुकेशन और नॉलेज दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। हम पढ़ लिख तो जरूर जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बाहर नहीं निकाल पाते। हमारे अंदर वो जो टॉलरेंस का जो एक जज्बा है, हाँ। वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। ठीक है जी, हमने पढ़े लिखे, हम सॉरी टू से, बट हमने पढ़े लिखे जाहिल भी देखे। हाँ, ठीक है जी, हम सड़क पे जा रहे हैं, हमने केले के छिलके, हमने केला खा लिया और सड़क पे फेंक देंगे। ठीक है जी, हम अगर एक आदमी मुझे पास करता हुआ आ रहा है और मैं सही सड़क पे जा रहा हूँ, वो रॉन्ग है, लेकिन वो मुझे कहेगा तुम्हें नजर नहीं आ रहा। हाँ, ऐसा ही है। तो ये चीज़ें वो है। अब हम स्टूडेंट्स के साथ जो मैं ग्रूमिंग सेशंस करता हूँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उनको मैं 2-3 चीज़ें, वो 3 दिन की वर्कशॉप्स होती हैं, उधर जाके हम उनको सिर्फ यही बता रहे होते हैं कि भाई, यू हैव टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। यू मे डू योर PhD, यू मे डू एनीथिंग, अनलेस यू आर अ गुड ह्यूमन, ये सब बेकार है। पाकिस्तान से बाहर आपको वो इंसानियत का सबक ज्यादा देते हैं। हाँ। दूसरा सबक तो चलता ही रहता है। तो अब हम जहाँ पे ग्रूमिंग सेशंस कर रहे हैं, इस ग्रूमिंग सेशन के अंदर हम उनको बाहर की दुनिया आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि आपने अपने कैंपस से निकल के कॉर्पोरेट लाइफ में जाना है। हाँ। तो कैंपस टू कॉर्पोरेट का जो ट्रांजिशन है, हाँ। ये हम उसको समझाते हैं। ठीक है। और फिर जब वहां जाते हैं तो उसको ये समझाते हैं कि यू विल फाइंड ऑल काइंड ऑफ पीपल, इट्स नॉट पैम्परिंग एनी मोर, तुम घर से निकल गए हो अब। हाँ। ठीक है। अच्छा, एक हमारे कुछ तालीमी अदारों का अब निज़ाम ऐसा बन चुका है कि यहाँ स्टूडेंट को पैम्पर बहुत ज़्यादा किया जाता है। इस बारे में क्या सोचते हो? जब वो पैम्पर होकर बाहर निकलता है तो फिर वो पैम्परिंग, बजाय वो अपने कस्टमर्स को पैम्पर करे, वो खुद पैम्परिंग की उम्मीद कर रहा होता है कि सब मुझे पैम्पर करेंगे। देखिए, ये जो ऐसी चीज है ना, ये 2-4 महीने सबके अंदर होती है। हाँ। जब रियल लाइफ को फेस करते हैं, धक्के खाते हैं और ये पता लगता है कि जी अगर रूड बिहेवियर या ऐसा कुछ किया तो तनख्वाह कटेगी, तो फिर वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है सर, आपकी जर्नी को डिस्कस करना चाहेंगे जी। आपने बताया बैंकिंग से आपने स्टार्ट किया जी, कैसे सोचते हैं जब मोटिवेट करने जाते हैं स्टूडेंट्स को, तो अपनी जर्नी की कौन सी मिसाल लेकर सामने रखते हैं? देखिए, देयर वाज नॉट अ प्लेजेंट ड्राइव फॉर मी आल्सो। वो रोलर कोस्टर था मेरी जिंदगी में भी, और ख़ास तौर पे वो टाइम जब मैं यहाँ से अमेरिका चला जाता हूँ पढ़ने के लिए, तो वहाँ जाके मैंने ये देखा 2 रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था कि भाई यही ज़िंदगी गुजारनी है, यही रहना है। एग्जैक्टली, 2 बार जाते हैं, नॉर्मली वापस नहीं आते। पढ़ाई लिखाई होती रहेगी, यहाँ कमाओ और अच्छी ज़िंदगी गुजारो। और कई लोग हैं ऐसे जहाँ वहाँ रह गए, लेकिन मुझे एक फोकस रहना था और एक एम था मेरा। ठीक है। और वो एम ये था कि यहाँ रह के अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके फिर फैसला करूँ कि यहाँ रहना या वापस जाना है। सही। और मैंने वो वहाँ किया, और उस हार्डशिप के अंदर जैसे बाकी लोग भी करते हैं, मुझे भी वहाँ जेनिटोरियल काम भी करना था तो करना पड़ गया। और अगर मुझे एज ए बेरा किसी सर्विंग में किसी रेस्टोरेंट में करना पड़ा, वो भी किया। लेकिन पढ़ाई अपनी पूरी मुकम्मल की, फोकस रहा। ऐसी कौन सी वजह है जिसकी बदौलत आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, अब्रॉड नहीं, वहाँ जाकर अपनी सर्विसेज देना मजीद आपने मुनासिब नहीं समझा? देखिए, 2-3 चीज़ें थी। एक तो था कि जो मेरे उम्र के लोग हैं वो शायद इसको ज़्यादा बेहतर समझ जाएं कि हमारे पेरेंट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ख़ास तौर पे वो पेरेंट्स जो कि बूढ़े हो चुके होते हैं। बिल्कुल। और आप तो ग्रीन कार्ड या कोई और चीज़ लेकर निकल जाएंगे, लेकिन उनका टाइम नहीं होता है ऐसे निकलने के लिए इतने आसानी से। तो उनके लिए जितनी खिदमत आप कर सकें वो है। आई जस्ट लॉस्ट माई मदर इन मे, और माई फादर डाइड इन 96। तो वो मुझे ये था कि उनकी जितनी खिदमत कर सकता हूँ मैं यहाँ रह के करूँ। और फिर एक सेकंड क्लास सिटीजन जो बाहर हम होते हैं, उससे बेहतर है कि यहाँ आप एक छत ले लीजिए, घास खा लें, लेकिन फर्स्ट क्लास सिटीजन की जिंदगी गुजार लें। बिल्कुल सही। नाजरीन, यहाँ चलते हैं ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।